सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं? ठीक है बेटा, आज हम कक्षा 8वीं में संधि व्यवस्था पाठ का अध्ययन करेंगे। संधि व्यवस्था, ठीक है। संधि व्यवस्था पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो संधि शब्द है ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। संधि शब्द है जो दो तरह से लिखा जाता है, दोनों रूप हैं, इसके मानक है, मानक यानी कि मान्यता प्राप्त शुद्ध है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया है बच्चों को कि ये दोनों रूप हैं, व्याकरण में शुद्ध कैसे है, ठीक है। मैंने एक नियम बताया था, दोबारा इसको यहाँ पर बता रहा हूं, सभी विद्यार्थी हैं, ध्यान देंगे और याद रखेंगे इसको, ठीक है। तय परिवार होता है, वर्ग होते हैं, कै वर्ग, ठीक है, चय वर्ग, तय वर्ग, ठीक है, इनको परिवार भी हम बोलते हैं। ऐसे ही तय वर्ग है यानी कि तय परिवार, तय, थ, द, ध और न, ये क्या है? ये तय वर्ग है, तय परिवार यानी कि तय परिवार के ये अंग है, सदस्य है, हम ऐसा मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बात आती है कि ये दोनों शुद्ध रूप कैसे हैं। व्याकरण में इनको दोनों रूपों को, दोनों शब्द है ये शुद्ध क्यों है? अब यहीं पे एक अलग शब्द लिख रहा हूं, कंकाल। कंकाल, ठीक है। इन दोनों शब्दों में ये जो संधि मैंने लिखा है, हिंदी एक शब्द और ले लेते हैं, हिंदी, हिंदी, ठीक है। ये भी दोनों शुद्ध रूप है, हमारे व्याकरण में दोनों को मान्यता प्राप्त दोनों शुद्ध रूप हैं और ये दोनों भी शुद्ध रूप है। लेकिन ये कंकाल है जो इनमें ये शब्द है शुद्ध रूप में है व्याकरण में, इसी शब्द को ये लिखने का जो तरीका है व्याकरण में इसी को मान्यता प्राप्त है। ये जो कंकाल मैंने लिखा है ये गलत है, ये गलत है। क्यों है? मैंने बताया था तय परिवार यानी कि तय वर्ग। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे अब यहाँ पे इस नियम को समझने के लिए कि जहां पर मान लेते हैं यहाँ पे संधि है, ठीक है, ये कहता है कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार, ये रहा अनुस्वार, ठीक है, ये रहा अनुस्वार, ठीक है। ये कहता है कि अन्य अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद अगर तय परिवार में से, तय वर्ग में से कोई भी वर्ण है, दोनों में है, ध रहा यहाँ पे, इसमें भी ध रहा, ठीक है। कहता है कि अनुस्वार के बाद पीछे अगर तय वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो वहां पर अनुस्वार भी हो सकता है या आधा न भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये नियम सही नहीं है, इसलिए ये कंकाल गलत है। क्यों? क्योंकि अनुस्वार के बाद तय वर्ग में से कोई भी वर्ण अनुस्वार के बाद नहीं है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर आधा न ये नहीं आएगा, ये व्याकरण में अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ये नियम लागू होता है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि हिंदी शब्द है वो दो तरह से लिखा मिलता है, संधि है दो तरह से लिखी मिलती है। तो कई विद्यार्थी ये समझ में उनको ये नहीं आता कि इनमें शुद्ध रूप कैसा है, कैसे है और क्यों ये लिखा जाता है, ठीक है। मैंने ये बता दिया
अनुस्वार के बाद अगर तय परिवार में से कोई वर्ण आता है तो वहां पर अनुस्वार की जगह आधा न भी आ जाएगा या अनुस्वार भी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये नियम सही नहीं है, ये गलत शब्द यहाँ पर शुद्ध रूप ये है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे संधि व्यवस्था की, संधि व्यवस्था। ठीक है, संधि व्यवस्था की, जैसे एक शब्द लेते हैं हम गज, आनंद। ठीक है, दोनों ही अलग अलग शब्द हैं यहां पर। ये कहता है कि जब किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और अगले शब्द का पहला वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनमें एक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से एक अलग शब्द का निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये दो शब्द है अलग अलग। ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक ही शब्द में बोलेंगे तो ये बन जाएगा गजानन, गजानन। ठीक है, क्या बन जाएगा? गजानन। ठीक है, ये यही संधि व्यवस्था में हमें बता रहा है कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और अगले शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं, मिलकर एक नए वर्ण को जन्म देते हैं, तो उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है गज, दूसरा आनंद। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये आपस में मिल जाएंगे, विकार या परिवर्तन हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा गजानन। ठीक है, तो विद्यार्थी ये यहाँ पे ये नहीं समझ रहे होंगे कि ये जो आ है, ठीक है, ये कहां पे चला गया है? एक शब्द में। ये कहता है ये जो आ है, ये एक शब्द जब हमारा बना है तो ये यहां से कहां चला गया? एक शब्द बना। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं, संधि यही है कि जो ये जय है वर्ण, इसमें आ समाहित है, मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें से आ को निकाल देंगे तो यहां पर हलंत आ जाएगा और आ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अंतिम इन पहले शब्द में अंतिम वर्ण क्या आ गया? यहां पर आ गया। ठीक है, फिर ये कहता है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ। ठीक है, औ। ये दोनों वर्ण जब आपस में मिलेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो हमने निकाल दिया अलग, जाने से आ को बाहर निकाल दिया, ये आ गया। फिर कहता है कि दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण ये आ गया, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, समाहित हो जाएंगे और एक नए वर्ण को जन्म देंगे। इन दोनों वर्णों की स्वर है, ये क्या है? शब्द है, फिर भी ये वर्ण में आते हैं। ये दोनों शब्द जब आपस में मिलेंगे तो अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा और अ की मात्रा ये होती है। ठीक है, अ की मात्रा डंडा ऊपर मात्रा, ये अ की मात्रा है। ठीक है, तो यहां से गजानन, ठीक है, यहां से अ है समाप्त हो जाएगा और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें अ की मात्रा मिल जाएगी और एक शब्द में बन जाएगा गजानन। यही हमें समझाना चाहता है, यही संधि। ये कहता है कि संधि शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है,
संधि शब्द का अर्थ है मेल। क्या है? मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। ठीक है, क्या है? मेल है। फिर ये कहता है कि दो शब्दों के मिलने, दो शब्दों के मिलने पर, दो शब्दों के मिलने पर एक विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था दो शब्द हैं गत, आनंद, दोनों के मिलने से लास्ट वर्ड और पहला वर्ड दोनों शब्दों का आपस में मिल जाएगा तो एक नए शब्द का जन्म होगा, दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, एक शब्द में बोला जाएगा गजानन। ठीक है, यही इस परिभाषा में ये बता रहा है। ठीक है, तो फिर ये कहता है कि संधि की परिभाषा, ठीक है, संधि की परिभाषा क्या है? परिभाषा है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। व्याकरण में तीन प्रकार की संधि होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 पे स्वर संधि, नंबर 2 पर है व्यंजन संधि, और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। ठीक है, ये कहता है कि व्याकरण में तीन प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 पे स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि, नंबर 3 पर विसर्ग संधि। ठीक है, कि परिभाषा बता देता हूं मैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर से स्वर मिलते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। जब ये आपस में दोनों मेल खाते हैं तो स्वर संधि वहां पर होती है। फिर होती है विसर्ग संधि। ये कहता है, इसकी परिभाषा है कि पहले शब्द का
अंतिम वर्ण और उसके साथ विसर्ग हो, उसके साथ विसर्ग हो और अंत में व्यंजन हो। जब वे आपस में मिलेंगे तो एक नए वर्ण को पैदा करेंगे, वहां पर परिवर्तन कर देंगे, विकार उत्पन्न कर देंगे, तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो इनकी परिभाषा है, हम जब इनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इनको, तब परिभाषा भी मैं लिखवाऊंगा। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द संधि का। संधि 3 प्रकार की है। नंबर 1 पे हम शब्द संधि का अध्ययन करेंगे। शब्द संधि, ठीक है, परिभाषा है इसकी, परिभाषा लिखेंगे। शब्द संधि की परिभाषा है, जब दो स्वर एक दूसरे से मेल खाते हैं तो वहां पर शब्द संधि होती है। क्या होता है? शब्द संधि वहां पर होती है। ये कहता है कि जब स्वर से स्वर मिलते हैं, जब स्वर से स्वर आपस में मिलते हैं, उनका मेल होता है, तो वहां पर शब्द संधि होती है। सभी बच्चों को पता है हिंदी भाषा में 11 शब्द है। कितने हैं? 11 शब्द हैं। शब्द संधि की यही पहचान है, 2 शब्द हैं, उस पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर है और जब वे आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द को जन्म देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है शब्द संधि की पहचान हमें कैसे करनी है। 2 शब्द हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए, तो वहां पर शब्द संधि होती है। उदाहरण है, एक उदाहरण देखते हैं यहां पर, जैसे उदाहरण है यहां पर भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ। तो ये कहता है कि 2 शब्द हैं, ये अलग अलग है, जब हम इसको एक शब्द में बोलेंगे अर्थ यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि ये शब्द संधि है। बच्चों ने पहचान लिया होगा, 2 शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, क्या है? क्यों? क्योंकि यहां पर वह के नीचे हलंत नहीं है। अगर हलंत होता तो वह अरहित होता, तो इसलिए यहां पर हलंत नहीं है, तो इसमें अ है, समाहित है, तो यहां पर अंतिम वर्ण क्या है? दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर है। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। सभी विद्यार्थियों को पता है अ की मात्रा क्या होती है। ठीक है, अ की मात्रा क्या होती है? तो अ की मात्रा हो गई, यहां से अ है जो वो निकल जाएगा, और इससे पहले जो वर्ण है उसमें अ की मात्रा मिल जाएगी, तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, बाबा। ठीक है, यही संधि है। ठीक है, शब्द संधि की भी हमने पहचान कर ली है।
ठीक है, फिर ये कहते हैं कि सवर संधि 5 प्रकार की होती है। सवर संधि है 5 प्रकार की होती है। सवर संधि, ठीक है, ये कहता है कि व्याकरण में सवर संधि के 5 प्रकार है। कितने हैं? 5 प्रकार हैं। नंबर 1 पे दीर्घ संधि, ठीक है। नंबर 2 पर है गुण संधि, नंबर 3 पर है अयादी संधि, ठीक है। और नंबर 4 पर है वृद्धि संधि। और अंत में है नंबर 5 पर यंग संधि। यंग संधि, ठीक है। विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि संधि व्यवस्था 3 प्रकार की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और निषेध संधि। स्वर संधि की परिभाषा जो मैंने बताई उसका उदाहरण किया, विद्यार्थी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो फिर स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। इनको भी पहचानने के तरीके हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, ठीक है। दिए हुए हैं कि 2 शब्दों का अगर अंतिम वर्ण उनमें दिया हुआ है कौन कौन से वो हैं, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब वो मिलते हैं दीर्घ संधि होती है, ठीक है। शब्द जो बड़े हैं, जो शब्द 7 शब्द हैं जो दीर्घ शब्द में आते हैं, ठीक है, उनका रूप है दीर्घ बन जाता है उन वर्णों का, ठीक है। ऐसे गुण संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, इनकी परिभाषा है वो भी विद्यार्थी समझ जाएंगे जब हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार की है। नंबर 1 पर दीर्घ संधि, नंबर 2 पर गुण संधि, नंबर 3 पर अयादी संधि, नंबर 4 पर आती है वृद्धि संधि, फिर यंग संधि। आज हम अध्ययन करेंगे दीर्घ संधि का। नंबर 1 पर हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। परिभाषा है दीर्घ संधि की परिभाषा है जब दीर्घ संधि की परिभाषा है जब दीर्घ और ई उ के आगे दीर्घ और ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ ई उ बन जाते हैं, ठीक है। परिभाषा ये बताता है कि जब दीर्घ और ई उ के आगे अगर
दीर्घ ई उ आ। हो तो दोनों मिलकर आ ई उ बन जाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा विद्यार्थियों को समझ में नहीं आई होगी। ये आसान परिभाषा है, बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। ये परिभाषा में कहता है अगर शब्द संधि का पहला भाग हम कर रहे हैं, 5 प्रकार हैं, उनमें से पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। ये कहता है कि दीर्घ संधि की पहचान क्या है? 2 वर्ण है, 2 शब्द है, सॉरी बेटा, 2 शब्द है, उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ ई उ हो और आगे दूसरा शब्द अ ई उ आ हो तो वे दोनों आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाएंगे, उसको जन्म देंगे, अ ई उ बन जाते हैं, ठीक है। 2 शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ ई उ हो और आगे दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ ई उ आ हो तो वे आपस में मिलकर अ ई उ बन जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे हिम प्लस आल्य, उदाहरण है हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, ठीक है। जो परिभाषा की थी उसी का नियम इसमें लागू हो गया, ठीक है। मैं मां जो ये इसमें ए समाहित है, अगर इसमें अ नहीं होता तो इसके नीचे हलंत होता, तो अब इसमें हलंत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ है। क्या है? अ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो हमने निकाल लिया अ, फिर कहते हैं दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो तो ये दोनों आपस में मिलकर एक नए वर्ण को पैदा करेंगे, नया वर्ण बनाएंगे, क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से अ की मात्रा सभी विद्यार्थियों को पता है क्या होती है, ठीक है। तो यहां से अ है निकल जाएगा, अ की मात्रा पहले वर्ण के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में मिल जाएगी, तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, हिमालय, ठीक है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूं कि इसको दीर्घ संधि क्यों बोला जाता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे, शब्द अगर अ और अ मिलते हैं, जब 2 शब्द सेम आपस में, एक लघु शब्द एक दीर्घ शब्द आपस उसी का रूप, जैसे यहां पर ये, ठीक है, या दोनों लघु शब्द आपस में मिलते हैं तो जो दीर्घ शब्द है, बड़ा शब्द है, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। आ और आ के मिलने से आ बनता है, आ और आ के मिलने से आ बन जाएगा,
शब्द कैसे भी मेल खाए आपस में, अगर उसका लघु छोटा रूप है और उसी शब्द का बड़ा रूप है जैसे आ और आ, जब ये आपस में मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ शब्द का ही निर्माण करेंगे ये प्रक्रिया। ठीक है, इन तरह से आपस में समान शब्द मिलते हैं तो उसका बड़ा रूप भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, जैसे ई और ई के मिलने से बड़ा शब्द बन जाएगा। अब विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, जब दो समान शब्द, एक उसका छोटा रूप एक बड़ा रूप जब आपस में मिलेंगे तो हमेशा उनमें जो दीर्घ शब्द है जिसमें बोलने में ज्यादा समय लगता है उसका निर्माण होगा। वहां पर उसी वर्ण को हम लिख देंगे और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना है उसकी मात्रा उसमें समाहित हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं हम दीर्घ संधि का। जैसे राम अवतार, दो शब्द है ये दो शब्द है। क्या है? दो शब्द है ये। जब ये दोनों शब्द आपस में मिलेंगे, दोनों शब्द आपस में मिलेंगे, इनको यानी कहने का मतलब ये है राम अवतार दो अलग अलग शब्द हैं। अगर हम इसको एक शब्द में बोलेंगे तो ये बोला जाएगा राम अवतार। ठीक है, दीर्घ संधि का अध्ययन हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ये कहता है कि पहला शब्द है जो उसका अंतिम वर्ण क्या है, इसमें क्या है? म, लेकिन इसमें ए समाहित है, ए मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है, तो लास्ट वर्ण क्या हुआ इसमें? अ। दूसरे शब्द का पहला वर्ण इन दोनों के मिलने से अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अ। और आ की मात्रा सभी विद्यार्थियों को पता है, तो यहां से आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो वहां से हट जाएगा, और जो दोनों के मिलने से पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है उनके मिलने से जो मात्रा जो वर्ण निकल के आया, क्या निकल के आया? आ, और उसकी मात्रा है ये रही यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहां से हट जाएगा, ये रहा, और पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ये रहा। इसमें जो ये मात्रा है मिल जाएगी, समाहित हो जाएगी और एक शब्द बन जाएगा राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विद्यार्थियों को जितना भी हमने आज अध्ययन किया है ये सभी कॉपी में उतार लेंगे, और शब्द संधि के 5 प्रकार में से पहला जो प्रकार दीर्घ संधि हमने की है उसके अन्य और भी उदाहरण बचते हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में से आसानी से वो पढ़ लेंगे, अच्छे से वो समझ लेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो वो मुझे निसंकोच बताएं। आज के लिए इतना ही। आगे शब्द संधि का जो प्रकार बचते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।